टीकेसी वर्ल्ड में आज, इज अमेरिकाज इकोनॉमी इन डीप ट्रबल? मूडीज ने किया यूएस इकोनॉमी को डाउनग्रेड। क्या है इसकी वजह और क्या होगा इसका इंपैक्ट? नमस्कार एंड गुड इवनिंग, दिस इज टीकेसी वर्ल्ड वेयर वी मेक सेंस ऑफ द ग्लोबल इवेंट्स विद स्ट्रेट फैक्ट्स एंड शार्प एनालिसिस। ऑल्सो कमिंग अप ऑन द शो, यूनाइटेड किंगडम और यूरोपियन यूनियन ने ब्रेक्जिट के बाद अब तक की सबसे बड़ी डील को किया फाइनल। मगर क्या यह डील यूके की इकोनॉमी को बचा सकती है? वहीं दूसरी तरफ प्रेसिडेंट ट्रंप और प्रेसिडेंट पुतिन यूक्रेन रशिया वॉर को लेकर आज बात करेंगे। क्या इस फोन कॉल से कोई हल निकलेगा या यह भी बन जाएगा एक डिप्लोमेटिक फेलियर? एंड फाइनली, कहानी एलिजेड पाकिस्तानी स्पाई ज्योति मल्होत्रा की। ऑल दिस इज लाइंड अप, लेट्स गेट स्टार्टेड। आपको याद है जब स्कूल में थे और आपका रिपोर्ट कार्ड आता था, अगर A+ की जगह माइनस मिलता तो घर पे हलचल मच जाती थी। अब सोचिए, दुनिया की सबसे पावरफुल कंट्री अमेरिका का भी एक तरीके से फाइनेंशियल रिपोर्ट कार्ड आता है और इस बार मूडीज नाम की रेटिंग एजेंसी ने अमेरिका को AAA से गिराकर AA पर ला खड़ा किया है। और दोस्तों, ये सिर्फ एक अल्फाबेट का फर्क नहीं है, ये एक बहुत बड़ी चेतावनी है, बहुत बड़ी वार्निंग है। चलिए समझते हैं कि हुआ क्या है। मूडीज, जो कि दुनिया की टॉप क्रेडिट रेटिंग एजेंसी में से एक है, उसने रिसेंटली यूएस गवर्नमेंट की क्रेडिट रेटिंग को डाउनग्रेड कर दिया है। पहले ये रेटिंग AAA थी, मतलब टॉप क्लास बोरोअर, और अब ये हो गई है AA1। और इसका कारण माउंटिंग गवर्नमेंट डेट, मतलब अमेरिका ने इतना उधार ले रखा है और लगातार ले रहा है कि अब लोगों का भरोसा हिलने लगा है, डगमगाने लगा है कि क्या यूएस ये उधार रीपे कर भी पाएगा। मूडीज ने क्लियरली बोला है, अमेरिका के सक्सेसिव गवर्नमेंट्स और कांग्रेस ने कभी भी सीरियस स्टेप्स नहीं लिए अपनी फिस्कल डेफिसिट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, कम करने के लिए। सिंपल भाषा में, हर बार इलेक्शंस के वक्त प्रॉमिसेस किए जाते हैं टैक्स कट्स के, फ्रीबीज के, स्टिमुलस पैकेजेस के, लेकिन जब इन्हें इंप्लीमेंट करने की बारी आती है और पैसा नहीं होता तो उधार ले लिया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे इसका इंपैक्ट क्या होगा, इसका असर क्या होगा? इंपैक्ट तुरंत ट्रेजरी बॉन्ड्स यील्ड पर देखा गया। 2 इयर्स बॉन्ड्स की यील्ड 3.99% से जंप करके 4.01% तक चली गई। 10 ईयर बॉन्ड्स की भी जो यील्ड है वो स्पाइक करके 4.5% के आसपास पहुंच गई। अब इसका मतलब है कि यूएस गवर्नमेंट को इन्वेस्टर्स को ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा लोन लेने के लिए। और दोस्तों, जब जब गवर्नमेंट की बोरोइंग कॉस्ट बढ़ती है, तब तब पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों का ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है। जैसे अगर आपके पापा का क्रेडिट स्कोर गिर जाए तो बैंक उन्हें लोन देने से पहले 2 बार सोचेगा और इंटरेस्ट रेट भी लोन के ऊपर ज्यादा चार्ज करेगा। सेम चीज अमेरिका के साथ हो रही है। तो ये सिर्फ एक डाउनग्रेड नहीं है, बल्कि जैसा कि मैंने पहले बताया, ये एक वार्निंग है, ये एक चेतावनी है कि अगर डेट और फिस्कल पॉलिसीज को अब कंट्रोल नहीं किया गया तो लॉन्ग टर्म में इकोनॉमिक रिस्क और बढ़ेंगे। एक और इंटरेस्टिंग बात दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, मूडीज लास्ट बचा हुआ इंस्टीट्यूट था जो अब तक यूएस को टॉप रेटिंग दे रहा था। S&P ने 2011 में ही यूएस को डाउनग्रेड कर दिया था और फिंच ने 2023 में। अब मूडीज ने भी ये कर दिया है। तीनों टॉप एजेंसीज ने बोला है अमेरिका का फिस्कल मैनेजमेंट अब A+ नहीं रहा। अब यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट डिसेंट ने बोला है ये डाउनग्रेड एक कोट एंड कोट लैगिंग इंडिकेटर है, मतलब पुरानी पॉलिसीज का नतीजा है, पुरानी पॉलिसीज का रिजल्ट है। उन्होंने ब्लेम दिया है बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को, बोला 6.7% डेफिसिट टू जीडीपी बिना वॉर के या बिना रिसेशन के हो ही नहीं सकता, ये तो हमने इनहेरिट किया है, पुरानी गवर्नमेंट्स का कारण है। पर मूडीज ने बोला है नहीं, ये सिर्फ बाइडेन की गलती नहीं है, मगर सालों की प्रॉब्लम है। कांग्रेस ने 2008 के बाद अब तक एक भी फुल ईयर बजट पास नहीं किया है। सिर्फ टेम्पररी फंडिंग बिल, जिसे कॉन्टिन्यूइंग रेजोल्यूशंस कहते हैं, उससे काम चल रहा है। एंड आइसिंग ऑन द केक, ट्रंप का 5 ट्रिलियन टैक्स कट बिल भी कांग्रेस में अटक गया है। रिपब्लिकन फिस्कल हॉक्स ने रोक दिया है। ये पूरा जो प्रॉब्लम है उसकी वजह से ये बिल आगे नहीं बढ़ पा रहा। तो अब टैक्स रिलीफ पॉलिसीज भी डाउट में है। अब ये डाउनग्रेड यूएस डॉलर को रिजर्व करेंसी के स्टेटस से तो नहीं हिला सकता, लेकिन इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को डेफिनेटली हिला सकता है। जितना ज्यादा रिस्क दिखेगा बढ़ेगा, उतना ज्यादा रिटर्न अब इन्वेस्टर्स मांगेंगे और इससे दुनिया भर के मार्केट्स में भी क्राइसिस हो सकता है। और हमने देखा है कि कैसे नेगेटिवली रिएक्ट किया है। तो दोस्तों, मूडीज ने जो किया है वो है एक फाइनेंशियल रेड फ्लैग। अमेरिका को अब अपने फाइनेंशियल हाउस को ठीक करना होगा, वरना एक दिन वो भी वही सवाल सुनेंगे जो हम मिडिल क्लास के लोग अक्सर सुनते हैं, ईएमआई कैसे भरोगे? मैं तो सिर्फ इतना ही कहूंगा, जब दुनिया की टॉप इकोनॉमी का रिपोर्ट कार्ड रेड में हो
तो दुनिया की बाकी इकोनॉमीज को भी थोड़ा सीरियस हो जाना चाहिए। हमारे यहाँ एक बहुत फेमस कहावत है, लौट के बुद्धू घर को आए, और ये कहावत यूके के ऊपर आज के वक्त में परफेक्टली फिट बैठती है। क्यों? क्योंकि ब्रेग्जिट के सालों बाद यूके फिर से ईयू के साथ एक ट्रेड डील साइन करने वाला है। अब सीन ये है कि यूके और यूरोपियन यूनियन ने एक मेजर रीसेट डील साइन की है, जिसमें ट्रेड, फिशिंग, एनर्जी, डिफेंस और यूथ मोबिलिटी जैसे एरियाज को कवर किया गया है। प्राइम मिनिस्टर सर कीयर स्टारमर ने कहा, कोट अनकोट, अब पुरानी पॉलिटिकल लड़ाई छोड़ो और प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस पर काम करो जो ब्रिटिश लोगों के लिए बेस्ट हो। इस डील का सबसे बड़ा हाईलाइट है यूरोपियन फिशिंग बोट्स को 2038 तक यूके वाटर्स में आने की परमिशन मिलना। इसके बदले में ट्रेड और एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स पे पेपर वर्क और चेक कम किए जाएंगे, जो ब्रेग्जिट के बाद यूके के बिजनेसेस को काफी परेशान कर रहे थे, काफी बड़ी समस्या का कारण थे। और इस डील के साथ यूके ने अनाउंस किया है एक 360 मिलियन पाउंड का इन्वेस्टमेंट फंड स्पेशली फॉर कोस्टल कम्युनिटीज एंड फिशिंग इंडस्ट्री। बट एवरीथिंग इज नॉट गुड। कंजर्वेटिव लीडर केमी बोलती हैं, 12 साल का एक्सेस, ये तो जो हमने चाहा था उससे 3 गुना ज्यादा है। रिफॉर्म यूके के रिचर्ड टाइस तो और भी नाराज हैं। ये कहते हैं कि स्टारमर ने यूके फिशिंग इंडस्ट्री को कोट अनकोट सेल आउट कर दिया है, और अगर उनकी पार्टी जीती तो ये डील तुरंत कैंसिल कर दी जाएगी। पर लिबरल डेमोक्रेट्स के लीडर सर एड ने पीएम स्टारमर को फुल कंप्लीट सपोर्ट किया है, और उन्होंने कहा है, इग्नोर करो ये पुरानी सोच वाले लोगों को और नेशनल इंटरेस्ट के लिए बोल्ड स्टेप, अहम स्टेप उठाओ। डील में कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपके लिए जानना जरूरी है, जैसे कि एमिशन रिडक्शन पे कोऑपरेशन, जिससे यूके बिजनेसेस ईयू के कार्बन टैक्स से बचे रहेंगे। दैट इज अ वेरी बिग थिंग। ट्रेड एंड एनर्जी एग्रीमेंट से 2040 तक 9 बिलियन पाउंड का इकोनॉमिक बेनिफिट एस्टिमेट किया गया है। डिफेंस पार्टनरशिप में यूके डिफेंस कंपनीज को ईयू के 150 बिलियन पाउंड फंड में पार्टिसिपेट करने का मौका भी मिलेगा। If we talk about youth mobility scheme पे फ्रंट पर जैसी डील ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ है, कुछ वैसा ही लिमिटेड एग्रीमेंट अब ईयू के साथ भी किया जाएगा। और हाँ, ब्रिटिश ट्रैवलर्स को ज्यादा ई पासपोर्ट गेट्स यूज करने की परमिशन भी मिलेगी यूरोपियन एयरपोर्ट्स पर। थोड़ा ट्रैवल स्मूथ हो जाएगा फाइनली फॉर द ब्रिटिश पीपल। यह डील एक नए चैप्टर की शुरुआत के रूप में देखी जा रही है ईयू और यूके रिलेशनशिप के बीच में। स्टारमर का कहना है, अब वक्त आ गया है कि हम आगे बढ़े, फ्यूचर के बारे में सोचें। लेकिन इसको लेकर सब पॉलिटिकल पार्टी एक पेज पे नहीं है, दे आर नॉट ऑन द सेम पेज। ब्रेग्जिट के सपोर्टर्स इसे एक यू टर्न बोल रहे हैं और बोल रहे हैं कि अब तो हम फिर से ब्रसल्स के जो रूल्स हैं उनको मानने लगे हैं। पर रियलिटी ये है, ब्रेग्जिट के बाद यूके ने जैसा डैमेज फेस किया, अब उसको रिपेयर करने की कोशिश की जा रही है। और पोल्स भी ये दिखा रहे हैं कि ज्यादातर ब्रिटिश लोग ब्रेग्जिट का डिसीजन आज भी रिग्रेट करते हैं। तो कहानी का मॉरल, शायद कभी कभी लौट के बुद्धू घर आ जाएं तो गलत नहीं होता, स्पेशली जब फायदा अपना हो। कुछ दिन पहले प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक स्टेटमेंट दी थी। उन्होंने कहा, जब तक मैं पुतिन से खुद बात नहीं करता तब तक यूक्रेन रशिया वॉर का कोई भी हल नहीं निकल सकता। और फाइनली ही इज गोइंग टू हैव अ कॉन्वर्सेशन विद प्रेसिडेंट पुतिन। मंडे को सुबह 10 बजे यानी शाम को 7:30 बजे अकॉर्डिंग टू द इंडियन टाइम प्रेसिडेंट ट्रंप और प्रेसिडेंट पुतिन फोन पे बात करने वाले हैं। लेकिन इस फोन कॉल से सिर्फ एक दिन पहले रशिया ने कुछ ऐसा किया जिससे सभी मेजर वर्ल्ड लीडर्स सोच में पड़ गए हैं। रशिया ने यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन अटैक लॉन्च किया। 273 ड्रोन्स भेजे गए कीव और डोनेट्स्क रीजन्स में। यूक्रेनियन एयरफोर्स ने बोला कि 88 ड्रोन्स को मार गिराया गया है, लेकिन 128 अपने आप रडार से वैनिश हो गए, शायद बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग। लेकिन एक 28 साल की लड़की की मौत हो गई और 4 लोग भी घायल हो गए, जिनमें एक 4 साल का बच्चा भी था। और यही नहीं, यूक्रेनियन मिलिट्री इंटेलिजेंस कह रही है कि रशिया मंडे शाम को एक आईसीबीएम टेस्ट भी प्लान कर रहा है, एक न्यूक्लियर केपेबल इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जिसका नाम है RS-24 यार्स। अब ऑफिशियली ये टेस्ट सिर्फ ट्रेनिंग के लिए होगा, लेकिन सिग्नल बहुत लाउड है, बहुत क्लियर है। ये पावर फ्लेक्सिंग है ट्रंप के साथ फोन कॉल से पहले। ट्रंप ने कहा है कि वो पहले पुतिन से बात करेंगे, उसके बाद यूक्रेनियन प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की से, और फिर आखिर में नेटो लीडर्स के साथ भी बातचीत करेंगे। उनका गोल है एक 30 डे ट्रूज, 30 डे सीज फायर।
यूरोप भी ट्रंप के साथ है। मैक्रोन, स्टामर, मर्ल्स और मेलोनी सब ने ट्रंप का साथ दिया है और एक जॉइंट टॉक की है और बोला है कि पुतिन शुड शो सम पीस नाउ। मैक्रोन ने बोला कोट अनकोट, पुतिन मस्ट एक्सेप्ट द अनकंडीशनल 30-day सीज फायर। स्टामर ने वार्न किया है कि अगर रशिया ने पीस टॉक्स को सीरियसली नहीं लिया तो और सैंक्शंस लगाए जाएंगे रशिया के ऊपर। लेकिन अब तक प्रेसिडेंट पुतिन प्रेसिडेंट ट्रंप के 3 सीज फायर प्रपोजल्स को रिजेक्ट कर चुके हैं। दैट इज द बिग थिंग। मगर यूक्रेन ने सब सीज फायर्स को एक्सेप्ट किया, फिर वो बेशक एनर्जी सीज फायर हो, ब्लैक सी सीज फायर हो या एक 30-day फुल सीज फायर। फिर भी ट्रंप और उनकी टीम, ट्रंप और उनके एलाइज यूक्रेन को काफी क्रिटिसाइज कर रहे हैं। लोगों का तो यह भी कहना है कि ट्रंप पुतिन को लेकर कुछ ज्यादा ही सॉफ्ट अप्रोच यूज कर रहे हैं। ट्रंप के एक स्पेशल एडवाइजर हैं स्टीव विक्टॉफ, और उन्होंने बोला है कि ट्रंप बिलीव्स कि सिर्फ उनका कॉल ही पुतिन को सीज फायर के लिए प्रेशर कर सकता है, मना सकता है। लेकिन फॉर्मर यूएस एम्बेसडर टू यूक्रेन ब्रिंक ने रिजाइन कर दिया है। उनका कहना है कि ट्रंप की पॉलिसीज यूक्रेन पे प्रेशर डाल रही हैं, रशिया पे नहीं। ट्रंप का मानना है कि उनकी फोर्स ऑफ पर्सनैलिटी से ये वॉर रुक सकती है। वो कह रहे हैं कि ये वॉर कभी होनी ही नहीं चाहिए थी और उनका इकलौता एम है, उनका इकलौता ऑब्जेक्टिव है इस ब्लड बाथ को, इस खून खराबे को रोकना। लेकिन जितना एग्रेसिव रशिया बिहेव कर रहा है, फिर वो चाहे ड्रोन अटैक्स हो, आईसीबीएम टेस्ट हो, पीस टॉक्स को इग्नोर करना हो, उससे यह लगता है कि प्रेसिडेंट पुतिन का गेम प्लान कुछ और ही है। ट्रंप ने कहा मैं पुतिन से मिलूंगा, शायद हम इस वॉर का कोई सोल्यूशन निकाल पाएंगे, शायद नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन पता तो चल जाएगा कि पार्टीज को चाहिए क्या। अब दुनिया की नजर मंडे के इस फोन कॉल पर है। सवाल यह है कि क्या यह कॉल एक लैंडमार्क स्टेप साबित होगा इस पूरी वॉर को रोकने के लिए, या यह भी एक डिप्लोमैटिक फेलियर बन जाएगा। लेट्स वेट एंड वॉच। कभी कभी लगता है कि रियलिटी फिल्म से कुछ ज्यादा ही शॉकिंग होती है। एक यूट्यूबर जिसका काम दुनिया घूमना और लोगों को अपने सफर की कहानियां बताना था, अब उस पर इल्जाम लग रहा है एस्पेयोनाज का। हरियाणा की रहने वाली ज्योति मल्होत्रा एक ट्रैवल इन्फ्लुएंसर है जिनके यूट्यूब पर 3.7 लाख सब्सक्राइबर्स और इंस्टाग्राम पर कुछ 1.3 लाख फॉलोअर्स हैं, और उन्हें इंडियन पुलिस ने अरेस्ट किया है। उन पर इल्जाम है कि वो पाकिस्तान के लिए स्पाई कर रही थी इंडिया में। पुलिस का कहना है कि ज्योति ने कई बार पाकिस्तान ट्रैवल किया। उनका आखिरी ट्रिप था मार्च 2025 में। उनका पाकिस्तान के एक हाई कमीशन ऑफिशियल अजन उर रहीम के साथ संपर्क भी था, कांटेक्ट भी था, जिसे इस महीने की स्टार्टिंग में इंडिया से निकाल दिया गया बिकॉज ऑफ कोट एंड कोट एक्टिविटीज नॉट इन लाइन विद हिज स्टेटस। ज्योति के फादर ने स्ट्रांगली डिनाई किया है कि उनकी बेटी को स्पाई है। उनका कहना है कि हर ट्रिप प्रॉपर परमिशन के साथ हुआ था। और सोशल मीडिया पर ज्योति अपने आप को कहती हैं अ मॉडर्न गर्ल विद ओल्ड आइडियाज। ये बताती हैं वो अपने आप को सोशल मीडिया पर, मगर ऑफिशियल्स का कुछ और ही कहना है। ऑफिसर्स ने पूछा है कि इतनी इंटरनेशनल ट्रैवल, बांग्लादेश, चाइना, यूएई, इंडोनेशिया और इंडिया के रिलीजियस डेस्टिनेशंस, इन सब का खर्चा वो कैसे उठा रही थी। पुलिस के हिसाब से उनकी नॉन इनकम इतनी नहीं है कि वो इतना ट्रैवल कर पाए। दैट इज द बिग क्वेश्चन। एसपी कुमार सवान ने एएनआई से बातचीत करते हुए बोला कि पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स के कांटेक्ट में थी मिस मल्होत्रा। उनका नाम पहलगाम अटैक की इन्वेस्टिगेशन के साथ भी जोड़कर देखा जा रहा है, जहां कुछ दिन पहले टूरिस्ट्स पर एक डेडली टेरर अटैक हुआ था जिसकी जिम्मेदारी द रेजिस्टेंस फ्रंट ने ली। पुलिस ने यह भी कहा है कि उनके पास लीड्स हैं कि कुछ और भी इन्फ्लुएंसर्स हैं जो इस पूरी स्कैम में, इस पूरे स्पाई स्कैम में इन्वॉल्व है। शी यूज्ड टू गो इन पाकिस्तान ऑन स्पॉन्सर्ड ट्रिप। मिस्टर सवान ने कहा उनकी आखिरी वीडियो पाकिस्तान से मार्च में आई थी, जिसमें वो पाकिस्तान हाई कमीशन में एक रमजान डिनर अटेंड कर रही थी। दैट इज अ वेरी बिग थिंग। और दूसरी वीडियो में वो मंदिरों, गुरुद्वारास और लोकल बाजार का टूर करती दिख रही थी। So she was in Pakistan in High Commission office and she was touring other areas as well. ऐसे अरेस्ट दोनों कंट्रीज इंडिया और पाकिस्तान में समय समय पर होते रहे हैं, पहले भी हुए, स्पेशली जब पॉलिटिकल या मिलिट्री टेंशंस हो, और आजकल तो टेंशंस कम नहीं है। कुछ दिन पहले इंडिया ने पाकिस्तान में टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर टारगेट किया था पहलगाम अटैक के बाद, और उसके बाद दोनों कंट्रीज में एक शॉर्ट कन्फ्रंटेशन हुई जिसका जो सीज फायर है वो 10 मई को अनाउंस किया गया। अब सबसे अहम सवाल, अब सवाल यह है कि क्या ज्योति मल्होत्रा सच में एक स्पाई है या सिर्फ एक स्केपगोट है। अब ये तो इन्वेस्टिगेशन ही बताएगी, लेकिन अगर ये सच है, इफ दिस इज ट्रू,
तो द सिचुएशन इज वेरी बैड। ये स्पाइंग का एक नया तरीका है और ये हमारे देश इंडिया के लिए बहुत डेंजरस हो सकता है। एंड दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू ऑन द शो टुनाइट। अब हमारी मुलाकात होगी कल। अंटिल देन टेक केयर एंड गुड नाइट।